कल लिखवाया था मैंने 1 लीटर इक्वल टू कितने मीटर क्यूब। अगर ये पूछा जाए तो क्या आएगा आंसर इसका? 1000 आएगा। क्या बोल रही हो? देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर वाली के। तो 1 लीटर अगर पूछा जाएगा तो ये 1000 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। यही लिखवाया था ना मैंने, ये लिखा होगा तुम लोगों ने, ये लिखा था ना। जब भी इसका उल्टा पूछे तो रिवर्स कर दिया करो, ठीक है? तो मतलब कितना होगा 1/1000। 1/1000 को और क्या लिख सकते हैं हम? 10 की पावर -3। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -3। समझ गए कि नहीं? मीटर क्यूब। तो इस तरह के कन्वर्जन अगर आएंगे तो अपने को पता रहना चाहिए बल्कि जैसे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे ले लेते हैं हम लोग, ये सब पता है ना जनरल बातें। चलो आगे चलते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल, बताओ इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? मतलब जब भी कोई चीज़ कंबाइंड करता है, जैसे H2 और O2 कंबाइंड करके H2O बनाता है, तो ये किसी नियम के थ्रू, किसी लॉ के थ्रू कंबाइंड होता होगा। समझ गए? तो वही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नहीं आया? जब भी कोई केमिकल आपस में कंबाइंड होते हैं तो उससे कोई नियम होते होंगे। समझ गए? वही लॉ पढ़ना है। तो इसमें अपने को 5 लॉ दिए गए हैं। कितने लॉ? 5। तो फर्स्ट लॉ लिख लो। इसमें कौन सा है? तो लिख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? अपने को देखो बुक में जो दिया है वो दिया है कि स्टेट दैट, बुक का मार्क करो अगर, दिया है स्टेट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये अपने बुक में दिया है, ठीक है? लेकिन तुम क्या कह सकते हो? मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एनी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में जैसे होता है क्या, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। समझ गए? एक रिएक्टेंट होता है और एक, लेफ्ट साइड वाले को, एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे लेफ्ट साइड में हम लोग लेते हैं H2O2, तो ये बना है नॉर्मल रिएक्शन H2O, ठीक है? बैलेंस करना हम लोग सीख कर आए हैं। अगर इसे बैलेंस करें तो इस तरीके से इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का मास रहेगा वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। नहीं समझ पाए? मतलब मास कंजर्व होगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? मास जितना इधर से मास तुम लगाओगे उतने ही मास का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। नहीं आया? आ गया ने? इसका मतलब ये था, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ, क्या लिखोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू किसके? हाँ, मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना? तो मतलब इसका क्या हो गया कि किसी भी रिएक्शन के लिए मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास क्या रहेगा, मास चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग रिएक्शन। समझिए कि नहीं? तो मतलब ड्यूरिंग
ड्यूरिंग रिएक्शन मास ऑफ टोटल मास और कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट। नहीं समझ पाई? तो जो बुक में डेफिनेशन दी है वो पूरे यूनिवर्स की है। किसकी है? समझ गए? हर जगह के लिए है। उसने कहा कि जो मैटर होते हैं वो कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी बनाया नहीं जा सकता। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? समझ गए? तो ऐसा ही है, तो मास को भी ना क्रिएट किया जा सकता ना बनाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हमने बताया। बाकी है बुक का सही। समझ गए कि नहीं? बताओ ये आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? जैसे देखो, जैसे मैंने तुम्हें ये दे दिया 20 ग्राम, कितना दे दिया? H2 दे दिया कितना? 20 ग्राम। और यहाँ पे मैं कहूँ कि ये 40 ग्राम बन रहा है। कितना बन रहा है? तो मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? तो ये भी कितना होगा? 20 ग्राम। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम ही ये आना चाहिए। नहीं समझे? समझ गए ना? तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने ऐसे जनरल दिया है, ये स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है कि सही हो, तो ऐसे मैंने समझाने के लिए तुम्हें दिया है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है अपने को, जैसे A + B, यहाँ पर C + D है, यहाँ पे है 5 ग्राम अगर ये है, 15 ग्राम ये है, और ये 20 ग्राम है, तो तुमसे पूछे D कितना बनेगा? तो D कुछ नहीं बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि 5 + 15 20 ग्राम तो यही हो गया रिएक्टेंट का मास, तो प्रोडक्ट का मास भी 20 ग्राम होना चाहिए। मतलब D नाम की कोई चीज़ बनेगी नहीं। समझ गए कि नहीं? तो अगर यहाँ पर 10 होता या 8 होता, C 8 ग्राम बनता, तो ये कितना बनता? ये 20 है टोटल, तो 20 से ये माइनस कर देते हैं तो कितना बनता? 12 ग्राम। नहीं आया? तो इस तरीके का यूज है इसका, बाकी कुछ यूज नहीं है। आया समझ में? नहीं। जो हम बैलेंसिंग इक्वेशंस करते हैं टेंथ में इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं ना, वो इसी लॉ पे बेस्ड रहता है। किस पर? इसलिए 10th में एक सवाल आता था कि जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस है वो कौन से लॉ पर बेस्ड है। समझ गए कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ मास पर। हम लोग मास को बराबर करने के लिए उसको बैलेंस करते थे। बताओ पहला लॉ आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ने? दूसरा लॉ देखो, दूसरा लॉ हेडिंग डाल लो। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में तुम देखो इटैलिक, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके जो लिखा है उसको मार्क करो। ही स्टेट दैट है ना, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया ने? इंग्लिश नहीं समझ में आई क्या लिखा है? फिर से मैं पढ़ता हूँ। अ गिवन कंपाउंड, ठीक है, ऑलवेज कंटेंट्स, जो भी है, जो भी रखा हुआ है, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। समझ नहीं पाए तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे हम लोगों को मिला क्या? पानी। क्या मिला? पानी।
और ये पानी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरली भी अकर होता है और हम बना भी सकते हैं। नहीं समझ पाए? ये नेचर में भी पानी मिलता है और हम इसको बना भी सकते हैं। समझ गए? तो जैसे हमने बनाया H2O2 रिएक्शन करवाया तो क्या बना? H2O। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो बैलेंस यहाँ अपना रूल नहीं है। और नेचुरली जो पाया जाता है वो H2 है ही। अब कहने का ये मतलब है बालक कि हाइड्रोजन जो है, कितना इसका मास होता है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसका मास भी 1 ही होता है, एटॉमिक मास। पता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा बंदा है, पूरे जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट में आता है। क्या आता है? लाइट मतलब हल्के एलिमेंट में। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। केवल एक प्रोटॉन होता है। इसमें क्या नहीं होता? क्या? न्यूट्रॉन नहीं होता। किसमें? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एक ऐसा एकलौता बंदा है पूरे उसमें केमिस्ट्री में जो सबसे हल्का है। नहीं समझ पाए एलिमेंट? क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। क्या नहीं होता? हंसते हुए भी देखो आएगा मुंह बनाकर। दूसरा है क्या कोई? दूसरा है बंदा? अरे चलो कोई बात नहीं है। समझ कौन है? देख तो समझ में आया ना? देख देखा नहीं आया क्या समझ में? तो न्यूट्रॉन नहीं होता किस में? हाइड्रोजन में। तो याद रखना ये सब बेस है केमिस्ट्री का। तो न्यूट्रॉन केवल इसी में नहीं होता। ठीक, लो असली दर्शन तो ये है। देखो अब देखो आगे चलते हम। ये इसमें क्या नहीं मिलता? न्यूट्रॉन, इसलिए सबसे हल्का है। अब बात को समझो। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया हाइड्रोजन से, क्या? इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन में क्या बचेगा? हाइड्रोजन में क्या बचेगा? कॉपी में ऐसे लाइन खींच के ऐसे लिख लिया कोने में। हाइड्रोजन में क्या बचेगा? केवल प्रोटॉन। इसीलिए जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में प्रोटॉन की बात होगी तो वहाँ कहा जाता है कि H+। क्या कहा जाता है? H+ का मतलब क्या कहेंगे? प्रोटॉन। नहीं आया समझ में? क्यों प्रोटॉन कहते हैं? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होता नहीं हाइड्रोजन में। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केवल और केवल क्या बचा? प्रोटॉन। नहीं आया समझ में? तो इसलिए H+ को, जिससे इलेक्ट्रॉन, अब सोच रहे हो कि ये प्लस कहाँ से आ गया? पूछो ना, नहीं आ रहा है तो पूछ लो, मुँह खोल के पूछो। तुम चुप रहो एकदम। देखो यहाँ प्रोटॉन पे होता है 1+ रिलेटिव चार्ज, यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस से ये रहता है बैलेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बैलेंस रहता है। लेकिन जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना तो केवल प्लस बचता है, तो इसलिए प्लस लिखते हैं। आया समझ में? ऐसा जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो चीज़ों पर क्या आता है? प्लस। नहीं आया? नहीं समझे? देखो जैसे एक बॉडी है, हर बॉडी में क्या है? बॉडी किससे बनी है? कोई भी चीज़ नेचर की 9th में पढ़ाया जाता था। नेचर में कोई भी चीज़, नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं। लिविंग थिंग में तो ये कह देते हैं कि सेल से बना है। किससे? सेल से बना है। तो नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं। लिविंग थिंग में भी एटम है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो बायो है। नॉन लिविंग थिंग में जो समझे, जैसे बोर्ड है, चौक है, चश्मा है, टेबल है, समझ गए? तो ये सब जो चीज़ें हैं
उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है क्या, एटम। क्या है, एटम। तो ये डाल्टन ने कहा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नॉन लिविंग थिंग की, किसी भी मैटर की एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आया समझ में, नहीं आया? पेड़ की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, लेकिन वो सेल कहते हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो एटम है, तो इस एटम में पाया गया क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन जो है किस में नहीं पाया गया, हाइड्रोजन में। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मिलते ही हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है नेचर में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले ना। नहीं समझ पाए क्या? नेचर में हर मैटर में क्या उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है, हाइड्रोजन को छोड़कर। आया समझ में कि नहीं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, बेसिक अपना क्लियर हो। समझ गए? तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। जितना प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज। इसलिए कोई भी चीज़ पहले न्यूट्रल रहती है। क्या रहती है? जैसे मैंने एक बॉल ले ली, वो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? जैसे इसमें मान लो 10,000 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10,000 ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो प्लस माइनस कट के जीरो हो गया। तो उस पर कोई चार्ज नहीं होने के लिए क्या कहेंगे हम, ये क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। आया समझ में कि नहीं? आ गया? तो जब ये चीज़ न्यूट्रल है, समझ गए ना, ये न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है। चार्ज क्या है, जीरो। न्यूट्रल का मतलब ये। अब अगर इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं, इससे क्या करूं, इलेक्ट्रॉन निकालूं, अगर माइनस निकलेगा तो इस पर कौन दिखने लगेगा, प्लस। कौन दिखने लगेगा, प्लस ज़्यादा दिखने लगेगा। समझ नहीं पाए क्या? नहीं समझे? पगली हो, कहाँ समझेगा? देखो, बॉडी न्यूट्रल है तो मान लो 10 प्लस है और 10 माइनस है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये माइनस कम होगा, तो जब माइनस कम होगा तो बॉडी पर क्या दिखने लगेगा, प्लस। अरे समझ गए ना? तो अब इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इस पर क्या दिखने लगेगा, प्लस दिखने लगेगा। ज़्यादा प्लस, अब जब प्लस ज़्यादा हो गया ना तो इसलिए प्लस दिख रहा है। तो बॉडी चार्ज कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, दुनिया में कुछ भी चीज़ हो, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रही तो पक्का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? उस पर आएगा। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है किसी बॉडी पर, तो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो मतलब बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव। आया समझ में? चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। फिजिक्स में बहुत भर भर के पढ़ोगे 12th में ये, इसलिए अभी पता कर लो, और केमिस्ट्री में तो पढ़ोगे। आया कि नहीं समझ में? कोई चीज़ अगर पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं नहीं जा सकता, बल्कि देखो ये जो प्रोटॉन है ना, वो कहीं आता जाता नहीं, किसी की औकात नहीं है कि न्यूक्लियस से क्या निकाल दे, प्रोटॉन। क्योंकि न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस है अपना, उसमें लगता है न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए? न्यूक्लियस का फोर्स लगता है, वो नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स है। क्या है, नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कोई निकाल नहीं सकता। पूरे एटम से अगर कोई आता जाता है तो कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, जो सबसे बाहर देखे होगे तुम लोग, ऐसे देखे होगे ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे देखे होगे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बने रहते थे, सर्कल देखे थे। ये सभी इलेक्ट्रॉन नहीं आते जाते, केवल जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वही आ जा सकता है।
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये खींच के रखा है, समझ गए कि नहीं। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाता है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी पर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, जिस बॉडी से ज़्यादा जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव। आ गया समझ में। इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया तो ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिव। आया कि नहीं आया? कोई चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव कैसी होती पता चल गया ना कि नहीं पता चला? चल गया। अब देखो इस पर फिर से आते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब क्या तुम लोग पता नहीं ना बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कहीं कहीं जाना पड़ता। आ गया तुम्हें ना? नहीं आया? कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा बॉडी पता चल गया ना। बहुत मारूंगा मैं, एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत मारूंगा मैं बालक अगर पूछूंगा तो बता दे रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का ये मतलब है जो वहाँ लिखा है, अब ध्यान से सुनना। एक ही कंपाउंड को, कंपाउंड मतलब 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे, मतलब उसके एटम्स मिलेंगे, तो जो बनाएंगे वो क्या होगा, कंपाउंड। क्या होगा, कंपाउंड। नहीं समझ पाए? तो जैसे नेचर से हम लोगों ने पानी लिया, नेचर है, नेचर से मिलता है ना, हाँ, तो नेचुरल है ये पानी, नेचर से हमने लिया और हमने पानी बनाया। क्या करा, पानी को बनाया। तो दोनों में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, केमिकली तो कोई अंतर नहीं है। ये भी पानी, ये भी पानी, नहीं समझे, दोनों पानी, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब कोई कंपाउंड बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या मेटल एलिमेंट या एटम किसी से मिलके, तो वो उनका वेट जो रहता है वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। क्या होता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में। तो हाइड्रोजन का मैं ये कहने वाला था, इसलिए वो बताया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और मास भी कितना होता है, 1। पता है? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगर न्यूट्रॉन पाया जाता तो मास डबल होता। समझ गए कि नहीं? कितना होता, डबल, या डबल से थोड़ा सा क्या होता, ज़्यादा होता। नहीं आया? जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका मास डबल होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कितना है? 8 है, तो इसका मास डबल होता है, तो कितना, 16 हो जाता है। आया समझ में? एटॉमिक 8वें पोजीशन पर आता है। कहाँ तक अपने को याद करना है, 30 तक। 20 तक तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, उसके आगे की आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन 30 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, क्या, मास, कितना, मास। समझ गए? अब हाइड्रोजन का 1 होगा, तो 2 हाइड्रोजन है। क्या है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये, तो इसका 2 ग्राम हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। तो इनका रेशियो निकालोगे न, तो 1:, कितना आएगा, 8, फिक्स है। 1:, कितना आएगा, 8। अब चाहे पानी नेचुरल से प्राप्त हुआ हो, चाहे हमने बनाया हो, चाहे किसी और सोर्स से प्राप्त हुआ है, जैसे मीथेन। क्या है, मीथेन। मीथेन ये देखियो, अभी पूरे वर्ल्ड में सीएनजी गैस से चलने वाली बाइक पहली बार इंडिया में लॉन्च हुई है। पता है तुम लोगों को? कल। समझ गए कि नहीं? तो सीएनजी से चलने वाली बाइक। तो सीएनजी मतलब क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। वो होती है क्या, मोस्टली उसमें क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। तो ये मीथेन जब जलता है, क्या जलता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। समझ गए? और हीट और एनर्जी देगा। समझ गए कि नहीं? और एनर्जी भी देगा। हीट को एनर्जी लिख लो या हीट लिख लो। आया समझ में? ये देता है। तो अब यहाँ भी पानी मिला,
क्या मिला? तो इसमें भी H और O का जो प्रपोर्शन होगा वो कितने का होगा, मास का या वेट का? ये वेट का भी प्रपोर्शन है, क्योंकि जो मास है ना उसमें तुम G का इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, वेट। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? ये मैं मास का रेशियो निकाल रहा हूँ, लेकिन ये वेट का भी रेशियो हो जाएगा। पता है क्यों? जैसे 2 ग्राम था, हमने कल वेट पढ़ा था ना फिजिक्स में, F = mg। मैंने कहा था फोर्स ही क्या है, वेट। फोर्स ही क्या है, वेट। मास इंटू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो यहाँ बुक में डेफिनेशन दी है उसने कहा है कि वेट का प्रपोर्शन। किसका कहा है? तो अगर हम 2 ग्राम में 2 में जी का इंटू कर दें तो वेट हो गया, तो जी कट जाएगा। ये प्रपोर्शन मतलब एक तरह का अपॉन, क्या अपॉन मतलब समझ रहे हो? हाँ, फ्रैक्शन। तो ये इससे कट गया, 2 से ये कट जाएगा। आया कि नहीं? तो ये मास का रेशियो कहो चाहे वेट का, वो सेम आता है। जो वेट का रेशियो होता है वही क्या होता है, मास का रेशियो। तो हाइड्रोजन का मास 2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हो जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मास जस्ट उसका डबल होता है, तो 16 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो इस लॉ का मतलब तुम समझे कि नहीं? डेफिनेशन हम बुक से लिखेंगे। कहाँ से? बुक से लिख लो डेफिनेशन, और एग्जाम्पल हम अपने मन से कहीं से भी दे सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? तो बालक परसेंटेज कितना निकलेगा? तो मैंने तुम लोगों को एक दिन, जैसे बुक में परसेंटेज निकाल के एग्जाम्पल दिया है, बुक में कुछ और एग्जाम्पल दिया है। बुक में दिया है, किसका जानते हो किसका दिया है एग्जाम्पल? नेचुरल अकर दरवाजा सिंथेसिस ऑफ कौन सा दिया है? क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्या दिया है? क्यूप्रिक कार्बोनेट। समझ गए? Cu ऐसे CO3 वाला दिया है। तो इसने Cu का लिखा है और C का लिखा है और O का लिखा है। तो मैं तो पानी का एकदम एग्जाम्पल सीधा सीधा लेता हूँ। तो बताओ, अगर इसमें अपने को आ गया कि हाइड्रोजन कितने % है, तो मैंने तुम लोगों को एक दिन परसेंटेज निकालना बताया था। बताया था ना? तुम आए थे, परसेंटेज निकालना मैंने बताया था कि अगर कभी परसेंटेज निकालना है, जैसे हाइड्रोजन एटम का परसेंटेज निकालना है। किसका? हाइड्रोजन एटम का परसेंटेज निकालना है, तो अब बाई मास निकाल सकते हो या एटम से निकाल सकते हो, तुम जैसा निकालना चाहो वैसा निकालो। तो हम परसेंटेज बाई मास लेते हैं। क्या लेते हैं? बाई मास। अगर परसेंटेज लेते हैं तो हाइड्रोजन का मास ऊपर रहेगा। तो हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2। कितना है? तो मैंने बताया था ना एक बार, किसी का भी अगर परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहेगा, और जितने में से निकालना है टोटल वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? और इंटू कितना लगा देंगे? 100। परसेंटेज बन के तैयार। जैसे तुम्हारा मार्क्स जितना भी आया हो, जैसे मान लो 360 तुम्हारा मार्क्स आया 500 में से, कितने में से? और इसको 100 से इंटू कर देंगे, ये बन गया परसेंटेज। नहीं आया? किसी का भी अगर परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर रखो, जहाँ से तुम निकाल रहे हो वो टोटल कहाँ रखो? नीचे, जितने में से निकाल रहे हो, और इंटू क्या कर दो? 100। परसेंटेज बन के तैयार। नहीं आया? आ गया ना? तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ करेंगे 5 6 जा, तो कितना हो गया? सही है? कितना आ रहा है? 5 7 जा, हाँ। कितना आ रहा है? 72%। समझ गए कि नहीं? तो 72% आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो अगर इसका हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है बाई मास, तो मास हाइड्रोजन का टोटल एटम का 2 है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? और हम कैसा निकालेंगे? और टोटल कितना है? 18 इंटू कितना लग देंगे? 100। नहीं समझ पाए? ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो कितना लिखेंगे? ऑक्सीजन कितना है?
16 और नीचे कितना लिख देंगे 18 × 100। इसको तुम सॉल्व करोगे, जो भी आएगा परसेंटेज वो आंसर होगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? तो ऐसे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं जिसका उसने पूछा है। क्या बोल रहे हो वाला? बाबा नहीं आया समझ में? मास से हम निकाल लेंगे। नहीं आया परसेंटेज निकालना? पहले का आएगा तब तो आएगा। तुम कहाँ थे अभी तक? देखे आ गया परसेंटेज निकालना ना? नहीं आया, इसको सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा। आगे चलो, आगे मैं बताऊंगा आगे परसेंटेज का है। ये बताओ ये लॉ आ गया कि नहीं? आ गया ना, डेफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ। बुक से डेफिनेशन लिख लेना है, एग्जाम्पल तुम अपने मन से कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख लो बालक। कोई भी कंपाउंड नेचुरली या फिर क्या आर्टिफिशियली बनाया जाए, कैसे भी मिले, उससे मतलब नहीं है कंपाउंड। उसमें प्रोपोर्शन क्या होता है? बाय वेट सेम ही होता है एलिमेंट्स का या एटम का। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? अब ध्यान से सुनना। चले तो इसका मतलब ये है, पहले पढ़ लो, देखो बुक में क्या कह रहा है, ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे आइडियाज। If two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। मतलब ऊपर का पढ़ते पढ़ते नीचे का पढ़ते पढ़ते ऊपर के स्टेप भूल गए क्या कह रहा था। तो ये दिक्कत भरी बातें हैं, नहीं समझ पाए, मतलब हम समझ नहीं पाए इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि क्या कहना चाहता है वो। नहीं समझ गए? नहीं समझे? पढ़ाई नहीं समझोगे कैसे? तुमने पढ़ा वाला है? आ गया समझ में? नहीं आया? फिर से मौका देते हैं, चलो एक बार और। कहाँ पर है? ये वाला है जो टेढ़े में लिखा है, बस वही पढ़ना है अपने को, ठीक है? फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइंड, अगर दो एलिमेंट्स आपस में आके क्या होते हैं? मिलते हैं, तो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब अगर वो दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं आपस में मिलकर, तीसरा कोई ना आए, ठीक है? द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, दैट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। उसने कहा कि जब दो एलिमेंट हैं, अब समझो उसका कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लो ए बी है, क्या है? ए बी। अब स्टोरी समझना क्या कह रहा है। ए बी दो एलिमेंट है, आपस में ऐसे कंबाइंड होना चाहते हैं, ठीक है? क्या होना चाहते हैं? कंबाइंड होना चाहते हैं। तो जब ए बी कंबाइंड होना चाहते हैं तो कह रहा है अगर ये दो से मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, कंबाइंड होके क्या बनाता है? एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, तभी ये लॉ लगेगा। पहली बात, जब दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे तुम्हें आ गया कि अगर दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो नीचे ऑप्शन में दे दिया कौन सा लॉ इसमें लगता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, आया समझ में? तो अब उसने कहा कि अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक का मास फिक्स्ड रहेगा। एक का मास क्या रहेगा? फिक्स्ड। अब समझना स्टोरी। और ये फिक्स्ड मास वाला इसके अलग अलग मास से कनेक्ट होगा, इसके अलग अलग मास से क्या होगा? कनेक्ट होगा। नहीं समझ में आया? एक का मास फिक्स्ड रहेगा तो इसका दो अलग अलग मास रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? अरे इसका जैसे 10 ग्राम है तो मान लो ये 10 ग्राम से ये 15 ग्राम का कनेक्ट हो रहा है, तो फिर ये 10 ग्राम इसके किसी और ग्राम से कनेक्ट हो रहा होगा। नहीं आया? मतलब उसने कहा कि एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा,
जो अदर एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मास से कनेक्ट होगा, कंबाइंड होगा। और जो अदर एलिमेंट का डिफरेंट मास है वो हमेशा सिंपल रेशियो में होता है। कैसा होता है? सिंपल रेशियो में। तो लोगों को अब भी नहीं आया ना? ये बढ़िया चीज़ है। देखो, इसका मास वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? वेरिएबल मास से कनेक्ट होगा ये। अब समझने की कोशिश करो। जैसे कोई दो एलिमेंट ऐसे बताओ जो आपस में मिलकर एक से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, तो तुम लोग बता नहीं पाओगे, मुझे बताना पड़ेगा। देखो, जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाता है? फिर से H2O2 क्या बनाता है? H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या बनाता है? ये हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब पानी। अरे चुप रहो। देखो, C+O2 बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 क्या बनता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? अब कहना ये चाहता है वो कि दो एलिमेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स है आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाए, ये दूसरा कंपाउंड बनाए। इसमें किसका मास तुम्हें फिक्स दिख रहा है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड हो गया, लेकिन तुम देख रहे हो किसका मास चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन का। यहाँ पहले ऑक्सीजन 1 था, तो ऑक्सीजन का मास अभी अभी मैंने बताया कितना? 16। 16 क्यों होता है अभी आगे पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं। 16 इसका होगा, तो इस ऑक्सीजन डबल है तो ये कितना होगा? 32। तो कहा कि ये दोनों एक सिंपल रेशियो में ही होंगे। किस रेशियो में? अगर एक का मास फिक्स्ड है, हाइड्रोजन तो फिक्स है, तो दूसरा वाला जो कनेक्शन हो रहा है वो हमेशा सिंपल रेशियो में ही होगा। O का मास 16, इसका मास कितना? 32। इसको करेंगे 1:2। अरे नहीं आया, 16 से काट देंगे। वहाँ क्या उसके में देख रहे हो? तुम बता सकते हो क्या उसका सवाल? हाँ। इधर देख लो। अब जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी किसका मास फिक्स है? कार्बन का। तो ये एक सिंपल रेशियो में ही होंगे। आया समझ में? नहीं, दूसरा वाला नहीं आया? आ गया ना? तो यहाँ ये 16 मान लो, ये 32 मान लो, तो फिर से हो गया 16 और 32। 32 16 भी लिख सकते हैं, नो टेंशन। तो 16 से काटेंगे 1:2। आया कि नहीं आया? आया। अब जो वहाँ वही लिखना तो बुक वाला ही है, ठीक है? अपने मन से बना के कुछ भी लिख देना, ठीक है? इफ 2 एलिमेंट्स फॉर्म्ड मोर देन 1 कंपाउंड, समझ गए कि नहीं? अगर क्या होगा, 2 एलिमेंट कंपाउंड मतलब मिलकर क्या बनाते हैं? एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो 1 एलिमेंट का मास क्या होगा? फिक्स्ड, और अदर एलिमेंट का मास क्या होगा? वेरिएबल। तो अदर एलिमेंट के जो मासेस रहेंगे वो आपस में एक सिंपल रेशियो ही रहेंगे, ऐसा कहने का मतलब है। अब फिर से एक बार रीड कर लो, अब आ जाएगा। करो, देखो, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, द मासेस, मासेस मतलब एक से ज़्यादा, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा मासेस कंबाइंड होगा विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। नहीं समझ पाए? समझ गए? आर इन किसमें? द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, मतलब जिसे सिंपल रेशियो कहते हैं। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? हाँ गया ना? जो डेफिनेशन लिखी है ना बालक, उसका एग्जैक्ट मतलब अपने को पता होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ तुम लिख नहीं पाओगे और टीचर नंबर पक्का काट देगा और एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे। सुनो, अगर 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो और एक से ज़्यादा क्या बनाएं? कंपाउंड बनाए। जैसे ए बी से कनेक्ट हो रहा है तो ए बी बना रहा है और ए बी 2 बना रहा है। क्या बना रहा है? ए बी 2। तो
तो कह रहा है कि जब दो कंपाउंड बनाएंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो दो या दो तीन बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, वो हमेशा एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, दूसरा एलिमेंट का जो मास रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, मतलब बदला हुआ रहेगा, अलग अलग रहेगा। समझ गए? डिफरेंट रहेगा। एक फिक्स्ड एलिमेंट का मास अदर एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइंड करेगा, बट उसका जो डिफरेंट मास है वो एक सिंपल रेशियो में होगा, मतलब होल नंबर में होगा। आया समझ में कि नहीं आया? कौन सा? जो अदर मासेस वाले से कनेक्ट है, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1:2। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना? नहीं आया? अब कितनी बार मैं पूछूं बालक, अब तुम लोग को जीवन ही बर्बाद है तो क्या करेंगे? देखो अब इधर आओ, चौथा फोर्थ करते हैं। तो क्या होता है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि तो लिखवा दो तो मैं याद कर लूंगा, यही करते हैं टीचर, है ना? कहीं लिखवा दिया, एग्जाम्पल लिखवा दिया, याद करो बेटा, ये याद करना है तुम्हें। तो बच्चा तो याद करते करते जीवन बीत गया उसका। अब लिख दो, कौन सा लॉ लिख दो, अगला हेडिंग लिख लो, रीड करो, देखो क्या है। व्हेन गैसेस, पढ़ोगे? व्हेन गैसेस कंबाइन, तो सर है ही नहीं इसमें। कंबाइन या, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड, नहीं समझ पाए? मतलब गैसेस आपस में मिले या फिर निकले, समझ गए कि नहीं? इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature same pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, क्या हो? सेम, तो गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो एक सिंपल रेशियो में ही रहेगा। गैस चाहे कंबाइंड हो चाहे प्रोड्यूस हो, उससे मतलब नहीं है। टेम्परेचर और क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। समझ गए कि नहीं? टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो उनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा? वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। जैसे देखो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा? H2O। तुम लोग को वैसे पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ बाबा। देखो, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये देखने से तुम लोग घबराए एकदम मत करो। देखो यहाँ 1 नंबर कितना है, तो इसको कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अभी आगे पढ़ेंगे हम। यह हम कहते हैं 1 मोल, इसे कहते हैं कि 2 मोल, या इसको डायरेक्ट कितने लोग ऐसे कहते थे 2 मॉलिक्यूल्स है किसका? H2 का, और ये क्या है? 1 मॉलिक्यूल्स है O2 का। तो अगर मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम 1 लूँगा तो इसका वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? 2। अरे नहीं आया समझ में? इसका वॉल्यूम 3 लूँगा तो इसका कितना लूँगा? 6। पगले हो? डबल है ना बालक, मास नहीं डबल है, मास की बात नहीं हो रही है। नहीं आया समझ में? हम मानते हैं कि एक जैसे ही, साइज बहुत बड़ा छोटा नहीं है, तो ये वॉल्यूम क्या होगा इसके हिसाब से हम ले लेंगे। तो यहाँ अगर 100 ml है, क्या है, या 100 लीटर है, तो यहाँ ये कितना लग रहा होगा? 50 लीटर। तो ये बन कितना लीटर रहा होगा बता दो आज? कितना बन रहा होगा? खेल रहे हो तुम? बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा। हाँ? सर मैं वो भी उतना ही बनेगा ना? हाँ, कितना? वही 100 और 50 है। बढ़िया। नहीं बनेगा? नहीं,
देखो 150 है तो ये देखो 2 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, समझ गए। तो ये कितना बनेगा, तो 100 बनेगा। कितना बनेगा मैंने क्या बोला? आया 150 बोला था, अभी मुँह मारूंगा आकर तुम्हारे, समझ गए कि नहीं है। देखो कुछ भी है, ज़्यादा नहीं समझ पाए कैसे बना। अरे 2 है ना बल्कि यहाँ पर 2 यहाँ पर ही है, आ गया। 2 से 100 हो जाएगा। हाँ अगर ये 100 लगाया है तो ये 100 ही बनेगा ना। 2 नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों का रेशियो तुम देखोगे तो सिंपल रेशियो में होगा। 100/50 कितना होगा, 2:1। तो ऐसा उसका कहने का मतलब है। तो ये महारद्दी और महाफर्जी लॉ है, ये लगभग नहीं के बराबर ही पेपर में आता है। नहीं आया समझ में, समझ गए। फर्स्ट लॉ आता है, सेकंड लॉ आता है, थर्ड भी आता है, लेकिन ये चौथा लॉ बहुत रेयरली है कि दे दे, लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए। कुछ कुछ आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया, वेरी गुड, देश तरक्की पे है। दूसरा हम कुछ करते हैं, तुम लोगों से ही देश है बालक, समझ गए। तुम लोग अनपढ़ रह जाओगे तो देश भी अनपढ़ ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके तुम ही तो सबको पढ़ाओगे, समझ गए। ज्ञान कौन देगा, तुम लोग ही। मेरे पे बेइज्जती करता है। देखो अब यहाँ 100 ml आ गया समझ में, नहीं आया तुम्हें, चुप रहो। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, समझ गए। तो ये हो जाएगा NH3 अमोनिया बनता है, देखिए ही होगे। अरे देखिए हो कि नहीं, क्यों हैबर प्रोसेस अमोनिया। अरे बाबा देखो इधर, यहाँ पर 3 लगा देंगे, बताओ अगर ये 300 होगा, वो 3 क्यों लगाएंगे पहले मुझे ये बताओ। बैलेंस नहीं, बैलेंसिंग नहीं पढ़ने आते, ये नहीं पढ़ा है क्या, इसने कैसे पास कर ली 10वीं। देखो ये 3 लगाएंगे, पवन ने पहले देखो ये 3 है, ये कितना रहेगा 100, कितना रहेगा बताओ, ये कितना बनेगा। वो 300 ही बनेगा। अब तुम बेइज्जती कर रहे हो। सर मैं देख रहा था आपको पढ़ा। इन दोनों का सिंपल रेशियो कितना है, 3:1। यही अपने को एग्जाम्पल देके बता देंगे, अपने को क्या करना है। नहीं आया, नहीं समझी क्या, ये इन्हें तो हवा ही नहीं लग रहा है। कौन सा हवा नहीं लगा, ये 200 कैसे आया, यही 200 कैसे आया, नहीं पता चला। अरे 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 देखो 3 पे 300 है, 1 पे 100 है, तो 2 पे 200, खत्म। अरे ये क्या बात हो गई, अरे नहीं आया, आ गया ना। तो इन बिली बता देते, मैं ही बता तो ऐसे ही बता रहा था। चलिए सर, आपने बोला है 1 है हाँ। F पे तो 100 है, तो वहाँ पे भी तो O पे 1 है तो 50। तो मैंने यहाँ पे 300 लिया था ना, यहाँ पर 100 लिया था ना। अगर मैं यहाँ 200 लेता तो यहाँ कितना लेना पड़ता, 100। तो यहाँ भी कितना लेते, 200, तब भी ऐसे बांट देते। नहीं आया, नहीं आया, है ना। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:1। अरे कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं समझ पा रहे हो, आ गया ना। चलो बढ़िया है। एवोगैड्रो लॉ, कौन सा, 5वां लॉ लिखो, एवोगैड्रो लॉ। देखो उसका चेहरा देख के बहुत हंसी आ रही होगी तुम्हें। एवोगैड्रो का चेहरा देखो कैसा है, दिख रहा है नहीं, ये है एवोगैड्रो, देखो उसके बाल देखो, नहीं देख। अब यहाँ पर क्या है, एवोगैड्रो लॉ 5वां, ये बहुत गजब का लॉ है। इस 5 लॉ में से हर साल पेपर में कम से कम 1 लॉ आता ही है बालक, फिक्स है, ठीक है।
इसलिए लॉ करना जरूर पाँचों और याद होना चाहिए। अब लॉ पढ़ लो, ये रीड करो बुक से, बुक से रीड करो क्या कहा बाबा ने, फिर मैं बताता हूँ क्या कहा। तुम लोगों को नहीं आया? चलो देखो, ध्यान सुनना। एवोगैड्रो ने दिया, क्या दिया? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम क्या हो? गैसेस का वॉल्यूम इक्वल हो एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। वॉल्यूम सेम होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम बदले ना। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये आया समझ में? प्रेशर कांस्टेंट हो तो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं है? समझ में आया? तो कह रहा है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बराबर। गैस कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आया समझ में? आ गया? बढ़िया है, आ गया। नहीं तो कोई क्या करेगा। देखो, अब देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, फिर से मैं बताता हूँ। एक कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है। कौन सी? दूसरा कंटेनर है, इसमें क्या भरा है? हाइड्रोजन गैस। क्या भरा है? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से सुनना, तो ये ऑक्सीजन गैसेस जो होती है उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ गए? तो ये बर्तन है, एक वेसल है, ऐसे बर्तन, बंद बर्तन। तो ये यहाँ पे टकरा रहा होगा बर्तन पे, तो एक फोर्स लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा? फोर्स एट पर यूनिट एरिया कहलाता है प्रेशर। क्या कहलाता है? अगर ये गैस, अब ध्यान से सुना, ये गैस यहाँ पर सेम प्रेशर लगाता, मतलब जो प्रेशर P लगा रहा है, कितना लगा रहा है? P हर जगह प्रेशर लगा रहा है। O2 बहुत सारे हैं, वो तो मैंने एक बनाया है, बहुत सारे हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन भी अगर P ही प्रेशर लगाए, कितना प्रेशर लगाए? P प्रेशर लगाए। समझ गए? और टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। जितना प्रेशर इसका उतना प्रेशर इसका। टेम्परेचर इसका मान लो T1 है, तो इसका भी टेम्परेचर क्या है? T1 है या T है, जो भी है। इसका, इस बर्तन जितना बड़ा तुमने वॉल्यूम लिया है उतना बड़ा वॉल्यूम भी होना चाहिए। मतलब इसका वॉल्यूम V है तो इसका भी वॉल्यूम V है। तो अब उसने कहा कि अगर इसमें 1000 O2 है तो इसमें भी 1000 O2 होंगे। नहीं आया? उसने कहा कि अगर वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो किसी भी गैसेस मतलब एक से ज़्यादा गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी होंगे वो हमेशा बराबर ही होंगे। नहीं आया? नहीं आया? तो मतलब इसमें अगर 10,000 O2 होगा तो इसमें भी कितना होगा? 10,000 H2 होगा। नहीं आया? नहीं आया? अगर ऐसे कह लो, दो डिफरेंट कंटेनर में, मतलब 2 कंटेनर में डिफरेंट गैसेस भरी हो और उस गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी क्या होगा? सेम होगा। नहीं आया? आ गया ना? लो, तो बुक का जो लिखा है वो लिख लो और जो मैंने समझाया वो समझ ही गए तुम लोग। नहीं आया? तो यहाँ होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। समझ गए? ये उसने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब TT हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, समझ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस भी इक्वल होंगे। ऐसा कहने का मतलब है। होगा, गैस का नाम सुने हो कि नहीं? तुमसे पूछे गैस क्या है, तुम क्या बताओगे?
ऐसी बात सही है, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि गैस क्या है, तुम तो ऐसे जैसे ऐसे बैठे अरे गैस क्या है, मैं जानता था लेकिन कैसे बताऊं, नहीं समझ पाए। गैस क्या है, क्या है, क्या बोले, क्या कहते हैं, बोलो बोलो, सबकी निगाहें तुम्हारी तरफ है, बोले। गैस एक मैटर है, क्या पहले कह दो, गैस एक मैटर है, एक ऐसा मैटर है जिसका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, शेप साइज वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, खत्म। अरे क्या हो गया, नहीं समझ पाए, समझ गए, तो तुम लोग कैसे नहीं समझ पाते हो देखो, पता सब रहता है लेकिन बता नहीं पाते हो बहुत सारी चीज़ें। क्यों नहीं बता पाते हो, क्योंकि तुमने वो चीज़ कभी मन से सोची नहीं है। मन से सोचते तब तो बताते है कि नहीं, और सवाल आ जाता है जवाब दे नहीं पाते हो। गैसेस बहुत सारे टाइप की है। मोनोटॉमिक क्या है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक कोई गैस बताओ। मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें केवल एक एटम हो, क्या हो, एक ही एटम से मिला हो, बना हो गैस। एक ही एटम से बनने वाला गैस कौन सा है, मोनो एटॉमिक। लफाड़े मार दूंगा। सीएनजी में सबसे ज़्यादा कौन होता है, मीथेन। मीथेन में कितने एटम है, 5। अरे 4 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन के 5। अब तुम्हें एक बताना है, नहीं आया, चुप रहो। देखो हीलियम कौन सा, हीलियम नियॉन, ये दोनों गैस है। अरे सुने नहीं हो क्या, आर्गन, नाम सुने हो, हीलियम नियॉन आर्गन, ये इनर्ट गैसेस हैं। क्या है, इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती तो मोनो एटॉमिक गैस हो गया। आया समझ में कि नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे बाबा, नहीं समझे। देखो डाई एटॉमिक क्या होगा, डाई एटॉमिक गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम भी होगा, मुँह में मार दूंगा मैं तुम्हें। देखो ओट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देखा ही होगा, देखा होगा ना। क्या हो गया, हाथ क्यों मिला रहे देखो अब ट्राई एटॉमिक एटॉमिक लिखते नहीं हम लोग, तो इसके बाद डायरेक्ट पॉली एटॉमिक। जैसे मीथेन हो गया, वो पॉली एटॉमिक है। क्या है, मतलब पेंटा एटॉमिक है, पेंटा एटॉमिक पॉली एटॉमिक में आ जाता है। समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आ रहा है तुम्हें। अब इसमें पढ़ाई में कभी मज़ा आया है, देखो पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा बालक, ठीक है। तो ये हो गया, आ गया समझ में कि नहीं आया, कुछ कुछ नहीं आया। चलें आगे, आगे चलें बाबा। तो लॉ खत्म हो गया, यहाँ पे लॉ खत्म।